गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और नागर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। सडनली मैंने चारधाम की यात्रा साइकिल से पूर्ण कर दी है, लेकिन मेरे पास काफ़ी सवाल आए थे कि आपने चारधाम यात्रा कैसे पूर्ण की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मेरे चारधाम यात्रा का जो साइकिल की जो रिव्यू था। तो 16 अप्रैल को 9 बजे मैं यहाँ से अहमदाबाद हाटकेश्वर मंदिर से मैं निकला था। और तो जब भी मैं अहमदाबाद से निकला तब मेरे पास सामान में सब कुछ था, ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए, जो टेंट था, फूड कुकिंग रिलेटेड सामान था, कि जिससे मुझे आगे दिक्कत का कोई सामना करना ना रहे और ना मुझे किसी जगह पे यात्रा में, जर्नी में कोई दिक्कत आए। तो फिलहाल मैंने स्टार्ट किया था अहमदाबाद से राजस्थान में मैं रुका था, खाटू श्याम जी गया था। और सडनली मैं हाईवे रोड पे 80 से 90 किलोमीटर डेली साइकिल चलाता था। और उसमें मैं मॉर्निंग में 3 से 4 बजे में उठ जाता था, क्योंकि गर्मी, इतनी सारी गर्मी थी, जो गर्मी एडजस्टमेंट होना मेरे लिए बहुत ही हार्ड था। तो गर्मी की वजह से मैं मॉर्निंग में 3 बजे निकल जाता था, 4 बजे निकल जाता था। और चार तो मॉर्निंग में 4 बजे मैं यात्रा की अपनी शुरू करता था और 80 से 100 किलोमीटर का मेरा रोज का टारगेट हुआ करता था, क्योंकि गर्मी होने की वजह से मैं दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक साइकिल में बिल्कुल चलाता नहीं था। उस टाइम पर मैं अपने पर्सनली वर्क था वही करता था। और जब भी मैं राजस्थान पहुंचा तो वहाँ पे मुझे गर्मी का काफ़ी सामना करना रहा था, बट बाई गुड लक के मुझे कोई जात की गर्मी या बीमारी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब हरिद्वार पहुंचा, और हरिद्वार पहुंचने के बाद में थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि वहाँ पे ठंडी काफ़ी अच्छा था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो हरिद्वार में मैंने 3 दिन रेस्ट किया, फिर मैंने अपनी यात्रा शुरू की चारधाम के लिए। और जब भी मैंने चारधाम की अपनी यात्रा शुरू की तो सबसे पहले मैंने वहाँ से दो रोड जाते हैं। एक रोड जाता है ऋषिकेश से और एक रोड जाता है अ, मसूरी से। मसूरी की जो गाड़ी है वो इतनी डेंजरस गाड़ी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 25 किलोमीटर का जो पहाड़ी रास्ता था, पूरा का पूरा रास्ता अप ही अप था, जहाँ पर मुझे डाउन की कोई उम्मीद नहीं थी। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और जो मसूरी है वो पहाड़ों की रानी गिनी जाती है, और सच्ची में इतना अच्छा रास्ता, मतलब पहाड़, वहाँ पे वाटरफॉल और काफ़ी खूबसूरत जगह। मसूरी में मुझे रहने की थोड़ी दिक्कत रही थी, क्योंकि वहाँ पर सीजन टाइम था और ठंडी भी थी, बारिश भी थी। तो मसूरी एक टूरिस्ट पैलेस है, जहाँ पर गर्मी की छुट्टी की वजह होने से मसूरी पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ पर रूम मिलना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी मुझे वहाँ पे, मेरे लो बजट में मुझे वहाँ पर रूम मिल गया था। बट मसूरी में ठंडी काफ़ी अच्छी थी। और जब मसूरी से मैं दूसरे दिन वहाँ से निकला तो कैंपिंग फॉल मुझे स्टार्टिंग में मुझे फर्स्ट जाना था यमुनोत्री माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि चारधाम की जब भी यात्रा करते तो सबसे पहले दर्शन होते हैं यमुनोत्री माता के दर्शन करने पड़ते हैं। और जब मैंने यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए मैं वहाँ से निकल गया तो वहाँ से बरकोट पहुँचा। तो बरकोट जाने के बाद में वहाँ से दो रास्ते निकले। एक रास्ता जाता है यमुनोत्री की तरफ और एक रास्ता जाता है गंगोत्री की तरफ। लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता ऐसा है, वहाँ पर जंगली एनिमल्स अटैक्स का बहुत ही डर। तो सबने मुझे वहाँ पर एक अच्छी सलाह भी दी थी कि 4 बजे बाद आप साइकिल मत चलाना, क्योंकि यहाँ पर जब भी वाहन व्हीकल बंद होते हैं तो एनिमल्स का नीचे होना फाइनली रहता है, और वो हमेशा अपने भोजन के लिए नीचे आते ही है। तो थोड़ा सा वहाँ मुझे डर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये चारधाम की यात्रा साइकिल से कर रहा था और मेरे लाइफ में कभी गया भी नहीं था। तो गांव वाले से हर 5 किलोमीटर पर जब भी थोड़े थोड़े आगे निकलता था मैं पूछते जाता था कि आगे कोई मंदिर है या धर्मशाला है। और ऐसे सवालों के बीच में घेरा रहता था कि आगे मुझे कौन सा मंदिर मिलेगा, कौन सी धर्मशाला मिलेगा, मैं कहाँ पर रुकूंगा। ये मॉर्निंग में हमेशा ये सवाल मेरे दिमाग में रहता था। लेकिन जब भी, मतलब साइकिल में चलाता था तो जब पहाड़ का अप आता था, मतलब पहाड़ चढ़ाई के समय पे, बहुत ही, मतलब इतना सामान भी मेरे पास में था, टेंट था और बैग था, और ठंडी भी थी, बारिश भी थी, सब जगह का मुझे सामना भी करना था और सब कुछ मुझे मैनेजमेंट भी करना था। तो फिर मैंने सोचा धीरे धीरे ये यात्रा मैं अपनी पूर्ण कर लूँगा। और फाइनली मैं बरकोट पहुंच गया था। जब बरकोट पहुंचा तब वहाँ से मुझे दो रास्ते मिले थे, क्योंकि यमुनोत्री से गंगोत्री जाने के लिए वापस ही बरकोट आना रहता है। तो मैं बरकोट गया, बरकोट से यमुनोत्री गया, और यमुनोत्री से वहाँ पर 2 दिन होल्ड करने के बाद जब वापस में बरकोट आया और वहाँ से मैं गया गंगोत्री की तरफ। और सच्ची में जब मैंने गंगोत्री पहुँचा तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, क्योंकि माँ गंगा का वहाँ पे दर्शन करने थे और मुझे जाना था गौमुख। देखिए, जब मैं गौमुख के लिए मैं वहाँ पर गया फॉर्म भरने के लिए, तब मुझे वहाँ पर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे मना कर दिया था कि आप सिंगल हो, आप गौमुख नहीं जा पाओगे। गौमुख जाने के लिए 2 पर्सन मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ऑफिस के बारे में वहाँ पे खड़ा रहा, किसी का मैंने वेट किया कि कोई मुझे मिल जाए तो उसके साथ में मैं अपना फॉर्म भर दूँ और गौमुख के लिए मैं रवाना हो जाऊँ। तो फाइनली आधा घंटा मुझे वहाँ वेट करने के बाद में 2 लड़के मुझे वहाँ पर मिले और वो जा रहे थे गौमुख। तो हम तीनों ने साथ में मिलकर फॉर्म भरा और दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग निकल गए गौमुख के लिए। और वहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा डॉक्यूमेंट चेक हुआ था और प्लास्टिक है वो भी वहाँ पर चेक होता है। हम जो भी खाने के फूड के पैकेट ले जाते हैं रिटर्न हमको वापस उनको देना पड़ता है, वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है और उसके बदले में वो 200 रुपये डिपोजिट लेते हैं। तो गौमुख में 6 बजे वहाँ पर ऊपर विंडो ओपन होती है जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, हमारे बैगेज चेक होते हैं। फिर शुरू हुई हमारी यात्रा गौमुख के लिए। तो सडनली तो जब मैं 12 बजे गौमुख पहुंचने की तैयारी हुई तब हमें नदी क्रॉस करनी थी। नदी क्रॉस करने के लिए पानी का बहाव इतना था तो मैं नदी क्रॉस नहीं कर पा रहा था और वहाँ पर मेरा माइंड हो गया डिप्रेशन में, क्योंकि नदी मुझसे क्रॉस नहीं हो रही थी और कम से कम हम लोग 6 जने थे। तो कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि हम रिटर्न चले जाते, बट मैंने ये फैसला किया कि 16 किलोमीटर पे एक वहाँ पर आश्रम है, वहाँ पर मुझे रुकने का फैसला किया कि मॉर्निंग में फ्रेश होकर वापस हम ट्राई करेंगे और गौमुख की जो यात्रा है माँ गंगोत्री का जो उद्गम स्थान है वहाँ पर जाने का मैंने फैसला लिया। तो मेरी टीम में से जो हम साथ में जो नदी क्रॉस कर रहे थे उसमें से 4 लोग तो रिटर्न चले गए थे, लेकिन हम वहाँ पर 2 फ्रेंड थे मंदिर में आश्रम में वहाँ रुक गए थे। और वहाँ पर देखे तो काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो नदी क्रॉस नहीं कर पाए थे और आश्रम में रुके थे। और जैसे मॉर्निंग हुई अगले दिन मॉर्निंग मैं सुबह निकल गया नदी क्रॉस करने के लिए, लेकिन वहाँ पर मुझे बात मिली कि आगे एक ट्रॉली है, ट्रॉली से नदी क्रॉस हो सकती है। तो लास्ट में मैंने ट्रॉली से नदी को क्रॉस कर लिया था, लेकिन नदी क्रॉस करने के बाद में आगे बहुत उससे भी खतरनाक पड़ाव थे मेरी लाइफ में कि क्योंकि वहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं था और पहाड़ के जो बड़े बड़े जो टुकड़े थे, पत्थर थे, मैंने पत्थर को क्रॉस कर करके मैंने जो रास्ता था आगे का वो मैंने क्रॉस किया था और अंत में मैं पहुंच गया गौमुख। और जैसे मैं गौमुख पहुंचा सच्ची मुझे अच्छा सा फीलिंग हुआ कि सच्ची में इतनी मेहनत करने के बाद में मैं गौमुख पहुंच गया था। और फिर गौमुख से वापस में आया रिटर्न आश्रम और आश्रम में मैंने वहाँ पे भोजन प्रसादी लिया, फिर निकल पड़ा मैं गंगोत्री की तरफ। माता गंगोत्री के वहाँ पहुँचने 6 बजे वहाँ पर मैं पहुँच गया था शाम को। और वहाँ से फिर एक दिन मैंने आराम किया क्योंकि ठंडी ऊपर इतनी थी, थोड़ा सा मुझे फीवर भी आ गया था क्योंकि ऊपर ग्लेशियर में था सब कुछ और बहुत ही मैं शरीर मतलब टूट रहा था, शरीर काफ़ी पेन भी हो रहा था। तो एक दिन मैंने वहाँ पर गंगोत्री पर आश्रम भी किया और फिर तो मैंने यात्रा शुरू की केदारनाथ के लिए। केदारनाथ जाते जाते मुझे 8 से 10 दिन लग गए थे, लेकिन केदारनाथ यात्रा में मुझे वहाँ पर मौसम का थोड़ा सा सामना करना रहा क्योंकि वहाँ पर ठंडी भी थी और बारिश भी काफ़ी थी। कहीं कहीं मुझे बारिश ने परेशान भी किया था। लेकिन केदारनाथ जाने के लिए मुझे 2 रास्ते वहाँ से निकलते थे, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ। सेम जैसे गंगोत्री में सेम था कि बरकोट से यमुनोत्री और बरकोट से गंगोत्री, वैसे ही रास्ता जर्नी है केदारनाथ जी की और बद्रीनाथ जी की, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जी। तो मैंने जर्नी स्टार्ट की केदारनाथ के लिए। तो 8 से 10 दिन की मेहनत करने के बाद में मैं पहुंचा केदारनाथ जी। और केदारनाथ जी मैंने अपनी साइकिल थी वो गौरीकुंड में मैंने पार्क कर ली थी और गौरीकुंड में मैंने साइकिल पार्क करने के बाद में मैंने ऊपर की चढ़ाई दूसरे दिन मॉर्निंग में अगले दिन मॉर्निंग मैंने मॉर्निंग 4 बजे में वहाँ से निकल गया केदारनाथ जी के लिए। और वो जो चढ़ाई थी 22 किलोमीटर की चढ़ाई थी जिसमें मुझे काफ़ी खच्चर है और मौसम सब कुछ हालत वहाँ के थोड़े ऐसे थे, लोकल पब्लिक है थोड़ा सपोर्ट में भी थी और अनसपोर्ट में भी थी। सपोर्ट में इसलिए थे कि कहीं कहीं वो हेल्प भी कर रहे थे और अनसपोर्टेड में इसलिए थे क्योंकि जो खच्चर बार बार मतलब उनको ज़बरदस्ती ऊपर ले जाया करते थे और जो खच्चर का मतलब जो सब कुछ मैंने वहाँ के जो हालात देखे वो मुझे पसंद नहीं आए। तो केदारनाथ जी 1 बजे में पहुंच जाने के बाद में मैंने वहाँ पर 3 दिन होल्ड किया क्योंकि वो जगह ही वो स्वर्ग था, जो बोलते देवों के देव महादेव, और वो जगह ही स्वर्ग भूमि थी। सच्ची में मुझे वह जगह छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बट क्या करें आगे मुझे बद्रीनाथ जी भी जाना था।
तो फर्स्ट डे मैंने केदारनाथ जी जाकर वहाँ पर आराम किया और सेकंड डे मैंने दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ में गया। तो सेकंड डे मॉर्निंग में भी मैंने वहाँ पे दर्शन किए और इवनिंग में भी मैंने वहाँ पर दर्शन किए थे। और थर्ड डे मंडे था, तो मॉर्निंग में 4 बजे जाकर मैं मंदिर के अंदर गया, गर्भगृह में जाके मैंने वहाँ पर रुद्राभिषेक किया। और सोमवार था, सच्ची में मेरा वो अच्छा दिन था कि सोमवार के दिन शिव शंकर, शंभू और महादेव, उनका मैंने रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ऐसा ही लगा कि भाई मैंने जो साइकिल से चारधाम की यात्रा की, और सच्ची में बहुत ही अच्छा मुझे फील हुआ कि मैंने अंदर जाके दर्शन किए। और उसके बाद में मैंने भैरवनाथ जो ऊपर है 600 मीटर, वहाँ पर भी दर्शन किए। और नाइट में होल्ड किया, टेंट होल्ड किया। और अगले दिन रात को 9 बजे, बिकॉज बारिश बहुत ही थी, मौसम भी खराब था और रास्ते में इतना कीचड़ था कि लोग भी लिपस रहे थे और खच्चर थे वो भी फिसल के गिर रहे थे। और मौसम पता नहीं कैसे कैसे बदल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फाइनली मैं रात को 9 बजे पहुंच गया गौरी कुंड, और वहाँ पर मैंने नाइट होल्ड किया। और मॉर्निंग में निकल गया मैं बद्रीनाथ जी की यात्रा करने के लिए। और केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए मुझे वापस आना पड़ा रुद्रप्रयाग, लेकिन बीच में एक रोड पड़ता है चोपता से। अगर आपको पंच केदार करना है तो चोपता से अगर आप रोड टर्न करते हैं तो बद्रीनाथ जाने के लिए आपको 40 से 50 किलोमीटर का आपको रास्ता इजी रहेगा, मतलब किलोमीटर आपको कम रहेंगे। बट वो रास्ता जंगली होके निकल रहा था, तो मैंने वो रास्ता अवॉइड किया, बिकॉज उस रास्ते के अंदर 28 किलोमीटर का सबसे बड़ा जंगल था और बीच में ना रहने के लिए कोई जगह थी, ना कोई होटल थी। और सब लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि आप साइकिल लेके आए हो तो ये रास्ते को अवॉइड करो। नज़दीक रहेगा 40 किलोमीटर का आपको डिफरेंट पड़ जाएगा, कम होगा। लेकिन लास्ट मैंने यही सोचा कि चोपता से को अवॉइड करके मैं निकलूँ रुद्रप्रयाग की तरफ। फिर मैं रुद्रप्रयाग गया और रुद्रप्रयाग से मैंने बद्रीनाथ के लिए रास्ता सिलेक्ट किया। बद्रीनाथ जाने के लिए स्टार्टिंग का रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन एंड के जो 40 किलोमीटर है, जो 50 किलोमीटर, वो बहुत ही डेंजरस है। और वो मतलब भूस्खलन का डर रहता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। और डर ऐसा भी रहता है कि मतलब जो रास्ता था वो बहुत ही मतलब जहाँ देखा नहीं था वैसा रास्ता वहाँ मुझे देखने को मिला। और फाइनली बड़ी मेहनत करने के बाद में मैं पहुँच गया बद्रीनाथ जी। और बद्रीनाथ मैंने 2 दिन होल्ड किया। और उस 2 दिन के अंदर मैंने माना गांव, जो भारत का प्रथम गांव और जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, वहाँ की मैंने जर्नी पूर्ण की। और सच्ची में माना गांव बहुत ही अच्छा गांव था। और माना गांव से 60 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर रहती है, इसलिए वहाँ पर आगे माना गांव से आगे किसी को जाने नहीं दिया जाता है। तो ये थी मेरी साइकिल जर्नी और सच्ची में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बद्रीनाथ से वापस में जब नीचे आया हरिद्वार के लिए, तो हरिद्वार आने के बाद में वहाँ पर मैंने 3 दिन होल्ड किया और हरिद्वार से मैं अहमदाबाद की तरफ आया। और आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आप साइकिल कैसे रहना और वहाँ पर कैसे आप सब कुछ मैनेजमेंट करते थे। तो मैं आपको बता दूँ, चारधाम की यात्रा में साइकिल मैंने जो हरिद्वार तक में जो गर्मी का सामना करना पड़ा और हरिद्वार के बाद में मुझे ठंडी का सामना करना था। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर साइकिल यात्रा करते हैं तो साथ में अब टेंट है, कुछ फूड के पैकेट्स है, क्योंकि ऊपर बहुत ही महंगा है, वो साथ में ज़रूर रखें। और साइकिल जर्नी करने के लिए हमें हर बार मौसम का, सब चीज़ों का सामना भी करना रहता है। और अहमदाबाद से चारधाम के सारे जो एपिसोड है मैंने अंदर इंक्लूड किए हुए, आप सारे मेरे वीडियो भी देख लेना। उसमें सब कुछ मैंने मेंशन भी किया हुआ कि मैं कहाँ पर रुका था, मैंने कहाँ पर होल्ड किया। बट इतना है, अगर आप कभी जाते हो तो उत्तराखंड में 4 बजे बाद साइकिल या बाइक या पैदल यात्रा ना करें, अवॉइड करें, बिकॉज वहाँ पर एनिमल्स अटैक्स कभी बैड लक हो सकता है। क्योंकि जब जब भी गाड़ी वहाँ से बंद होती है, गाड़ियाँ जाना बंद हो जाता है, तो एनिमल्स का नीचे आने की डर रहता है। तो और खाने में वहाँ पर थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है, बिकॉज ऊपर से वो लोग नीचे से ऊपर तक सामान ले जाते हैं, तो उनमें कुछ थोड़ा कॉस्टली रेट बढ़ जाता है।
तो हो सके तो अगर आप लॉन्ग टाइम्स के मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कैंपिंग का जो सामान है, ट्रैकिंग का जो सामान है, मिनी स्टोव हुआ, बूटेन गैस के सिलेंडर हुए, ये सब कुछ अपने साथ में रखें। एंड बाकी आगे भी मेरी ऐसे वीडियो काफ़ी है, वो आती रहेगी। मैं एनिमल्स रिलेटेड और टेम्पल रिलेटेड सारे वीडियो में डालता रहूँगा। हाँ, एनिमल्स हॉस्पिटल्स के रिलेटेड मेरा भी कुछ मिशन चल रहा है, तो अभी मैं उस मिशन में हूँ। तो इन केस फ्यूचर में मैं एनिमल्स के लिए कुछ काफ़ी अच्छा करने वाला हूँ, और सच्ची में मुझे सपोर्ट मिला तो काफ़ी मेरे लिए गुड लक होगा। एंड आप सब मेरे आने वाले सारे वीडियो देखें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। एंड थैंक यू सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हेल्प की, और सबका मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। तो ऑल ओवर फ्रेंड, ये मेरा लास्ट वीडियो है चारधाम रिलेटेड, और अभी जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो एनिमल्स रिलेटेड एंड मंदिर, टेम्पल रिलेटेड, मंदिर रिलेटेड। तो वो मेरी जर्नी हमेशा शुरू ही रहेगी, और वीडियो सारे मेरे आते ही रहेंगे। तो थैंक्स।